नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहली बात तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे एकदम। और स्टडी कैसे चल रही होगी? बढ़िया चल रही होगी। और एक चीज़ और ज़रूरी बात जो बतानी है वो तो शायद आप लोगों को ये पता लग ही गया होगा कि हमारे YouTube चैनल में साइंस के साथ साथ आर्ट्स की वीडियोस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे आर्ट्स के हैं या अगर आपके कोई फ्रेंड्स अगर आर्ट्स के हैं तो उन्हें भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की वीडियोस अवेलेबल हो रही है। और आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंजॉय करते होंगे केमिस्ट्री को। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फा हाइड्रोजन से जो भी रिएक्शंस हम देखते हैं उसके बारे में। तो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस देखने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन में ऐसी क्या खास बात है कि उसकी हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। और अल्फा हाइड्रोजन को भी पढ़ने से पहले आपको बता दूं हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एल्डिहाइड और कीटोन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चाहे हमारा एल्डिहाइड हो चाहे हमारा कीटोन हो, इनमें एक कॉमन ग्रुप होता है, वो है कार्बोनिल ग्रुप। ये सभी को पता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी अच्छे से समझते चलना, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना और एक एक चीज को नोट डाउन करते जाना। तो देखो भाई, सबसे पहले अपने बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं से भी पहले बात करेंगे भाई अल्फा हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्यों हो रही है। इसमें दो रीजन है, ठीक है। दो रीजन कौन कौन से हैं? एक तो आप देखोगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता और दूसरा हम पढ़ेंगे उसका अम्लीय व्यवहार। इन दोनों रीजन से अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन जो है वो कई सारी रिएक्शंस देते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता की बात करें तो आप लोग एक बात तो अच्छे से समझते हो कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल का सिंपल सा देखो, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी आती है अम्ल क्षार के लिए, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो है आरेनियस समीकरण। आरेनियस ने भी अम्ल क्षार के बारे में बताया था और वो बताया था उन्होंने कि जब कोई भी परमाणु तो नहीं बोलेंगे, जब कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देता है तो वो अम्लीय है, और अगर वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है तो वो क्षारीय है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है कि अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता के बारे में। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अम्ल क्या है, जो कि मैंने आपको भी बताया। दूसरा आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड कीटोन सभी जानते हो। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। क्लियर बात। और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? इस H की जगह हम क्या लेके आ जाते हैं? R लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मूला है एंड ये हमारे पास कीटोन का फॉर्मूला है। अब इन दोनों में कॉमन चीज जो है हमें सिर्फ और सिर्फ वही लेके चलना है, और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन ग्रुप कार्बोनिल है, चाहे मैं एल्डिहाइड की बात करूं चाहे मैं कीटोन की बात करूं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? तो आगे देखो भाई, अब हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ C+O, यहाँ लिख देती हूँ H, तो ये तो पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप हो गया, सभी समझते हो। इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अब इस तरफ भी कोई ना कोई कार्बन जुड़ा होगा। मैंने अभी R लिख के बताया, और R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एक कार्बन वाला भी, दो कार्बन वाला भी, तीन वाला भी, चार वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख दिया एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया एज ए वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो
ऑक्सीजन है, इस कार्बन को तो हमने बोल दिया कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। समझ आई बात? जो भी आपके क्रियात्मक समूह होते हैं उस क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। आई थिंक अल्फा हाइड्रोजन की बात आपको क्लियर हुई होगी अब तक, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन पता लग गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। किसी भी, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अदरवाइज कोई भी अगर ग्रुप आ जाए तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को हमेशा अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब बात आती है कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ तक तो बात समझ आई, इसे हमने अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन का अम्लीयता से क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनना, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता से क्या मतलब है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सुना होगा। आपने इंडक्टिव इफेक्ट यानी एक तो आपने -I इफेक्ट के बारे में सुना होगा और एक आपने +I इफेक्ट के बारे में भी सुना होगा। क्या होते हैं -I इफेक्ट, +I इफेक्ट? पता होना चाहिए। चलो मैं बता देती हूँ। -I इफेक्ट और +I इफेक्ट क्या होता है, बस इतना याद रखिए। जब कोई भी ग्रुप सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जब कोई भी ग्रुप सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसमें -I इफेक्ट पाया जाता है, और जब कोई भी ग्रुप सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें +I इफेक्ट पाया जाता है। अब बात आती है कि ये जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप है। दोबारा सुनिए, ये जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है ये एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करेंगे। समझ आई बात? देखो ऑक्सीजन ना इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी परमाणु है और विद्युत ऋणी परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोबारा सुनना, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अभी कार्बन जो है ये कहेगा कि मैं किससे इलेक्ट्रॉन खींचूं, क्या मेरे पास कोई मौजूद है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो साथ में हाइड्रोजन जो है वो कहते हैं हाँ हम मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बेसिकली हाइड्रोजन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। गेट द पॉइंट। हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन चाहे तो ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, तीनों ही अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे ही साथ वाला कार्बोनिल ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू करेगा, कार्बन किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ आई बात? तो ऑल ओवर पूरी तरीके से देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास हुई, ऑल ओवर इस हाइड्रोजन के पास। सपोज करो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसने कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किया, इसने अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित किया। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर इसने अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों किया, रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप में -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसने साथ वाले अल्फा कार्बन से खींचा, अल्फा कार्बन ने अल्फा हाइड्रोजन से खींचा। अल्फा हाइड्रोजन कहता मैं तो वैसे भी इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को कहा जाता है अम्लीय व्यवहार। क्लियर होगी बात? चलो अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है इसकी क्रियाशीलता। ठीक है, तो अम्लीय व्यवहार है। अब देखो एक चीज और समझने वाली है
कि जैसे ही ये H+ जो है या ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे ही कोई भी क्षार बहुत ही इजीली इस पे अटैक कर सकेगा, इजीली इससे अटैक करके वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन ऋणायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी जब कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो उसे कार्बन ऋणायन कहा जाता है, जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो उसे कार्बन धनायन कहा जाता है। यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है? कार्बन ऋणायन की। समझ आ गई बात? तो ये तो होगी पहली बात अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता की। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे क्रियाशीलता के बारे में। क्रियाशीलता जो है, इस पॉइंट को बताने से पहले ना मैं आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ, है ना। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मेरे पास कार्बन ऋणायन बन चुका है, अब ये रेजोनेंस दिखाना शुरू कर देता है। रेजोनेंस कैसे दिखाता है, अनुनाद कैसे दिखाता है, इसको मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके ऊपर, है ना। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था। बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रह जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास रह जाएगा। तो यहाँ जो माइनस चार्ज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया C, यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड O और इसको मैं इस तरीके से, बाकी की जो हाइड्रोजन है इनको मैं डायरेक्ट इस तरीके से शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रेजोनेंस, या अपन इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो अनुनाद। देखो अनुनाद की बात करते हैं, इसको मैं एज अ सेकंड पॉइंट लिख लेती हूँ। अनुनाद की अगर मैं बात करती हूँ तो रेजोनेंस में क्या होगा कि ये वाला जो माइनस चार्ज है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, एक बंध का निर्माण होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बंध का निर्माण होगा तो आप एक चीज आपको पता होगी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 से ज्यादा ना कभी हो सकती है ना कभी हो सकेगी। क्लियर बात है ना, कभी पहले हमने देखी है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर इसके पहले से ही 3 बॉन्ड है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर बात। लेकिन इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 बंध तो पहले से ही हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन और हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन और होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लग जाएगा और 5 बॉन्ड कार्बन पर कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसको हमेशा याद रख लेना। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसका रेजोनेंस? ध्यान से देखना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए तो ये डबल बॉन्ड में बदल चुका है। साथ ही साथ इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला गया है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसके ऊपर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये था रेजोनेंस। और सभी जानते हो कि रेजोनेंस के बाद कोई भी कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है, यानी काफी ज्यादा स्थायी हो जाता है, अधिकतम स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो देखो 2 रीजन है जिस कारण से अल्फा हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पहला रीजन है कि अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय व्यवहार के होते हैं, इस कारण से अल्फा हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल के क्रियाशील हो जाते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन ऋणायन बनता है वो कार्बन ऋणायन भी अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से अल्फा हाइड्रोजन निकल के ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। समझ आ गई बात? और इसकी क्रियाशीलता भी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो थी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी इनकी आने वाली रिएक्शनों को समझने से पहले। अब जो रिएक्शन आने वाली है वो कौन कौन सी है? तो अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली अभिक्रियाओं में आप 2-3 रिएक्शन पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया।
दूसरा आप पढ़ोगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, और एक आप इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ोगे। तो ये एल्डोल और कैनिजारो अभिक्रिया, इन दोनों रिएक्शंस को अच्छे से समझना। तो ये आप लोगों ने अब तक उतार लिया होगा, मैं इसे रेज कर देती हूँ। ओके फाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या होती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैसे करवाई जाती है, ये किन किन चीजों के प्रेजेंट्स लिए जाते हैं इसमें, ये सब बातें हम एक 1 बाय 1 डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में एज ए उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या चीजें ली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें एज ए उत्प्रेरक के रूप में तनु क्षार लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? तनु क्षार लिए जाते हैं, जिसमें से 3 मोस्टली जो यूज किए जाते हैं, या 3 ही यूज किए जाते हैं, उनके नाम लिख देती हूँ मैं। एक तो यूज किया जाता है डाइल्यूट NaOH, दूसरा आप यूज कर सकते हो डाइल्यूट Na2CO3, और तीसरा आप यूज करते हो डाइल्यूट BaOH की ट्वाइस। इन तीनों में से किसी की भी उपस्थिति से एल्डोल संघनन की अभिक्रिया करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझते हैं, होता क्या है इसके अंदर। देखो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हमेशा या तो 2 एल्डिहाइडों के बीच करवाई जाती है या 2 कीटोनों के बीच करवाई जाती है। दोबारा सुनना, एल्डोल संघनन अभिक्रिया या तो 2 एल्डिहाइड के बीच करवाई जाती है या 2 कीटोन के बीच। लेकिन इसमें एक बात और आपको याद रखना है कि इसमें जो एल्डिहाइड यूज किए जा रहे हैं दोनों सेम होने चाहिए, और कीटोन में भी जो 2 कीटोन यूज किए जा रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हमने डिफरेंट ले लिया तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर बात? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया को शुरू करते हैं। मैं मान लेती हूँ, सपोज करती हूँ, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड एज ए एल्डिहाइड के रूप में मैंने एथेनेल ले लिया। एथेनेल का फॉर्मूला सभी समझते हो, CH3CHO प्लस में CH3CHO। मैंने अभी आपको बोला कि दोनों सेम एल्डिहाइड लेने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैथेनेल ले रहे हो तो यहाँ पे मैथेनेल लेना है। समझ आ गई बात? अगर इसे फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पर अपने लेते हैं, ये रिएक्शन करवाई जाती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हो, डाइल्यूट Na2CO3 भी ले सकते हो, डाइल्यूट BaOH की ट्वाइस भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। अब इस रिएक्शन को ऐसे लिखने की जगह अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, प्लस में इसको खोल के लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने CH2CHO। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चाहे मैं इनको डायरेक्ट ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से लिखने से ना आपको ज्यादा इजीली मैं समझा दूंगी रिएक्शन को। कैसे समझाऊंगी? देखो, कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का गुण आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इजीली बाहर रिमूव हो सकता है। दोबारा सुनना, अल्फा हाइड्रोजन इजीली बाहर रिमूव हो सकता है। तो यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन इजीली बाहर रिमूव हो जाएगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में, और प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ बंध बनाता है और माइनस वाला हमेशा प्लस के साथ बंध बनाता है। यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा H+ की फॉर्म में, और जो H+ बाहर निकलेगा वो जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, कितना खतरनाक दिखाई नहीं दे रहा ना, बहुत ही इजी है ये, खतरनाक तो नहीं है बेचारा।
अब देखो भाई होगा क्या, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन बाहर निकलने लगेगा, इस पे प्लस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला प्लस के साथ बंध बना लेगा। क्लियर होगी बात? तो मैं इसको पूरे को जोड़ के लिखती हूँ, देखना आप बताना मुझे समझ आया कि नहीं आया। यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने C, यहाँ H आ ही गया, इसके साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यानी OH। कार्बन पे प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज माइनस के साथ जुड़ जाएगा यानी CH2 और यहाँ आ जाएगा CHO। समझ आई बात? अब ये मेरे को मिल चुका है एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल का मतलब होता है कि जिसमें आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही एक साथ मिले तो वो आपका एल्डोल कहलाता है। इस कारण से इसे एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, आगे इसको दिया जाता है हीट। जैसे इसको हीट दिया जाता है तो होता क्या है, देखो यहाँ पे CH2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, जैसे हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो OH है वो साथ वाले के H को लेकर वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है और क्या बनता है आपके पास CH3C। यहाँ पर ये दोनों गए, दो सिग्मा बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया CH, यहाँ आ गया CHO। और ये जो आपका लास्ट का कंक्लूजन निकला है इसे कहा जाता है एल्डोल संघनन। संघनन हो गया इसका, समझ आ गई बात? तो ये थी आपकी रिएक्शन एल्डोल संघनन। संघनन वाली रिएक्शन में तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर ना एक कीटोन संघनन भी होता है, मतलब जब हम एल्डिहाइड लेते हैं तो वो एल्डोल संघनन कहलाता है, और जब हम वहीं पर एल्डिहाइड की जगह कीटोन का यूज करते हैं तो उसे कीटोन संघनन कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं। ये हमने क्या लिए थे, दोनों एथेनेल लिए थे। ओके, ये एथेनेल आ चुका है और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मेरा फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, देन ये फोर्थ नंबर कार्बन है। तो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। क्लियर बात? क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। ठीक है, यूपीएससी नाम आता होगा आप सभी को, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। और अगर किसी बच्चे को आईयूपीएससी नाम नहीं भी आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कार्बन पर 3-4 वीडियोस डाले हैं, कार्बन की बेसिक बातें, उनमें आईयूपीएससी नेम भी बताए हुए हैं, तो आप वहां से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो उत्पाद बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसको ध्यान से देखो, मेरे पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में से मेरे पास कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड नंबर पे, तो मैं इसका नाम क्या लिख दूंगी, ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 in 1 air। क्लियर होगी बात? तो ब्यूट 2 in 1 air। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका, कीटोन सॉरी एल्डिहाइड का, एल्डोल संघनन का। इसी के अंदर कीटोन वाला भी आ जाता है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये ले लिया मैंने एक कीटोन। अब देखो मैं इसको लिखूंगी इसी तरीके से। ठीक है, देखो नॉर्मल कीटोन का फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखते हो, CH3CO CH3 प्लस में CH3CO CH3, फिर रिएक्शन हम करवा देंगे और उसके बाद जो आएगा वो मैं सारा आपको अच्छे से लिख के बताऊंगी। जैसे ये बताया है सेम वैसे ही बताऊंगी। अब इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं एक ही बात है, एसीटोन का फॉर्मूला है, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसमें मैं अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखाऊंगी। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक हाइड्रोजन है इसको मैं अलग से इस तरीके से दिखाऊंगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इनके बीच रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव।
और अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आ गया। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय गुण शो करता है, रेजोनेंस शो करके स्टेबल हो जाता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये जो प्लस वाला अल्फा हाइड्रोजन है वो माइनस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये माइनस वाला जो CH2 है वो प्लस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देन मेरे पास यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ तीर का निशान बना करके। आप लोग ना इसको इस तीर के ऊपर ये लिखना जरूर लिखना कि यहाँ पर हम ये किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं डाइल्यूट। अब मैं यहाँ BaOH2 ले लेती हूँ, डजंट मैटर, तीनों में से कोई सा भी लो, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ आ जाएगा C, यहाँ पर आ गया CH3, देन यहाँ पर आ गया आपका इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यानी OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा इस कार्बन के साथ CH2, ये आ गया CH2, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया CH3। समझ आ गई बात। सेम वही क्या है, इस नेगेटिव वाले के साथ इस पॉजिटिव वाले को जोड़ दिया, इस पॉजिटिव वाले के साथ इस नेगेटिव वाले को जोड़ दिया, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने क्या ले रखे हैं, एसीटोन ले रखा है। कितने एसीटोन ले रखे हैं, 2 एसीटोन। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, अब अपने कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर बात। तो यहाँ पर जो मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 4 नंबर पे है, इसको मैं क्या बोलूंगी, 4 हाइड्रोक्सी। कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए क्या शब्द आता है, पेंट, 4 हाइड्रोक्सी पेंट। और 2 नंबर पे क्या है अपने पास, ऑन है, कीटोन के लिए कौन सा शब्द आता है, ऑन। तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 हाइड्रोक्सी, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा पेंट, देन क्या आ जाएगा 2 ऑन। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, कीटोन मिला है। अभी तक हमें क्या मिला है, कीटोन मिला है, अभी तक इसका संघनन नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मेरे को ये क्या मिला था, एल्डोल मिला था, पर एल्डोल संघनन नहीं हुआ था। संघनन कब होगा, जब मैं इसको हीट दूंगी, और हीट देने के बाद जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको हीट देती हूँ, जैसे मैं इसे हीट देती हूँ तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वो कैसे होगा मैंने आपको बताया था, ये वाला H जो है यहाँ के हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो देख लो कैसे लिखूंगी मैं इसको, CH3, यहाँ पर इससे OH बाहर निकल गया, नीचे कार्बन के साथ CH3 का CH3 लिख दूं, ये वाला OH गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इस OH के साथ एक H गया जल के अणु के रूप में, तो यहाँ CH बचा, और लास्ट में क्या आ जाएगा COCH3। क्लियर होगी बात। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर जो मेरे पास उत्पाद बना है, इस उत्पाद का नाम क्या होगा, पहली बात तो इसे अपनी कीटोन संघनन बोलेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, देखो ध्यान से, कार्बन की संख्या काउंट करना होता है सबसे पहले, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 4 नंबर पे आपके पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 4 मैथिल। देन कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो 4 सॉरी आपका जो मैथिल में सही है, सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ये मैथिल ग्रुप 4 नंबर पे ही जुड़ा हुआ है। ट्रिपल जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर के साथ है ना। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, 4 मैथिल पेंट 3 इन इसलिए लगाया क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर कार्बन के साथ है, तो 3 इन एंड 2 ऑन। क्लियर होगी बात, यहाँ तक
तक बात समझ आ गई होगी। ये हो गया इसका नाम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और जो एल्डोल संघनन वाला टॉपिक है आई थिंक वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में टॉपिक बचते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना होता है कि क्रॉस एल्डोल संघनन में जो एल्डिहाइड और जो कीटोन लेके चलते हैं वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दो सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं, दो सेम कीटोन ले रहे हैं, वहाँ पर हम एथेनॉल और मेथेनॉल भी ले सकते हैं और कीटोन या एल्डिहाइड दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो वो वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे। क्रॉस खनिजों भी रह जाएगा। कल के अंदर हमारा ये एल्डिहाइड कीटोन वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम जो है स्टार्ट कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आई थिंक अभी तक मैंने जितना करवाया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर सारा कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को कि उन्हें भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके मुझे बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और चैनल को जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।